मशक्कत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। चीकू के बाग में अधिक फलन लेने के लिए जरूरी कार्य। किसान कैसे बनाए वर्मी कंपोस्ट खाद। चीकू फल में एक खास तरह का मिठास वाला गुण होता है। इसका सेवन किसी भी बीमारी में फायदेमंद होता है। चीकू का पौधा उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला होता है। इसकी वृद्धि करने के लिए आर्द्र और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है और गर्मी के मौसम में चीकू का पौधा अच्छे से विकास करता है। तो अधिक फल उत्पादन के लिए चीकू के बाग में कौन कौन से कार्यों को किया जाए, इसकी जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर S.K. पांडेय। देखा ये गया है कि चीकू की खेती में पोषक तत्वों का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि चीकू के पौधे आम के पेड़ जैसे बड़े विशाल हो जाते हैं, लेकिन सघन खेती में हमने देखा कि जब पास पास लगाते तो हमें क्रंतन का कटाई छटाई का ध्यान रखना पड़ता है, तब आकार को नियंत्रित किया जाता है। लेकिन इसके पीछे महत्वपूर्ण है पोषक तत्वों का समय समय पर दिया जाना, और दोनों विधि से दिया जा सकता है। एक सामान्य विधि जो होती कि थाले बना कर दें। अब जो थाले हैं, थाले बनाने का यही है कि तने से 1.5 मीटर छोड़ के 1 मीटर छोड़ के और पौधे के फैलाव के नीचे आप करीब आधा से 1.25 मीटर चौड़ी एक पट्टी बनाएं। उसी में जो पोषक तत्व नाइट्रोजन, पोटास और जो भी हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, समय समय पर खली है जो नीम की खली का भी 2 से 4 किलो प्रति वर्ष के मान से जो 10 साल पुराने पौधे हैं उनको देना आवश्यक है, जिससे पौधे में काफ़ी अच्छी वृद्धि होती है। पोषक तत्व पौधे को उससे काफ़ी मिलते हैं। किसी भी फल बाग से अधिक फलन के लिए उसे खरपतवारों से मुक्त रखना जरूरी होता है। तो चीकू के बाग में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्राकृतिक तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। चीकू के पौधे की रोपाई के तकरीबन 20 से 25 दिन बाद खेत में हल्की निराई गुड़ाई अवश्य कर दें और पूरे तरीके से विकसित पौधों को प्रति वर्ष केवल 3 से 4 गुड़ाई की जरूरत होती है। तो आप इस तरह से बाग को खरपतवारों से मुक्त रखें। अब उसके पश्चात जब फल बैठ जाते हैं तो आवश्यक हो जाता है कि एक निश्चित अंतराल पर, चूंकि गर्मी की फसल भी प्राप्त होती, ठंड की फसल भी प्राप्त होती। अभी जो समय चल रहा है, अब गर्मी की फसल चीकू की निकलेगी और वो गर्मी में चीकू की मिठास ही कुछ और होती है। उसमें समय समय पर पानी 8 से 10 दिन के अंतराल पर लगाएं, थाले में लगाएं। और कभी कभी देखने में आया है कि तेज़ धूप में फल गिरने लगते हैं, तो हमको कभी कभी पानी बहा के भी देने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। आवश्यक ऐसा लगता है कि तापमान 40-42 से ऊपर जा रहा है और आर्द्रता कम हो रही क्षेत्र की, तो जब पानी हम थाले के अलावा भी बाकी क्षेत्र में छोड़ देते, जिसको बहा के बोलते हैं, तो वहाँ पर माइक्रो क्लाइमेट हो जाता है विकसित। उसके कारण फलों में वृद्धि अच्छी होती है और उसका प्रतिकूल प्रभाव हाई टेम्परेचर का, ज़्यादा तापमान का नहीं पड़ पाता है। तो किसान भाई, और दूसरा ये है कि मल्च, जैसे हम कहते हैं घास फूस पवाल का उपयोग करके मल्चिंग भी कर दें, तो पानी गर्मी में ज़्यादा ज़रूरत होती है और पानी किसान भाइयों के पास कम है, तो सिंचाई जैसे हमको 3 देनी है तो एक सिंचाई से भी हमारा काम चल पाएगा। तो हम मल्च का उपयोग करें, ढकाव का उपयोग करें। उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो ये होते हैं कि पोषक तत्व
जब वो मिट्टी में मिलते हैं तो पोषक तत्व भी मिलते हैं मिट्टी को और उर्वर होती है मिट्टी। साथ ही साथ में जो नमी है मिट्टी से वो बहुत तेजी से वायु में वातावरण में नहीं निकल पाती, संरक्षित रहती है। किसान भाइयों, चीकू के बाग को छाल भक्षक कीट द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिससे पौधे सूखने का खतरा बना रहता है। इसलिए आप इस कीट की पहचान करके पूर्ण रूप से नियंत्रण उपायों को अपनाएं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है इंडरबेला, जिसको कि तना छेदक और आपका छाल खाने वाला कीट भी कहते हैं। और शुरुआती दौर पर वो छाल खाता और फिर कीट में प्रवेश कर जाता तने के अंदर, शाखाओं के अंदर, जिससे शाखाएं सूख जाती हैं और कभी कभी मुख्य तने पर प्रकोप होने से पूरा की पूरा पेड़ भी सूख जाता है। कीट का जब हम पहचान करते हैं तो देखेंगे कि उसका एक्सक्रीटा होता है और वो विस्टा होता है, वो उसकी एक लंबी रिबन जैसा एक संरचना बन जाती है। उस संरचना को हटाते जाएं, जहाँ पर देखेंगे छेद आ गया, इसका मतलब कीट वहाँ पर प्रविष्ट किया है। अब उसको या तो मिट्टी तेल से सोख लें रुई को और उसको अंदर भर दें, या सीधे 2-4 बूंद मिट्टी तेल डाल दें या पेट्रोल, या फिर साइपरमेथ्रिन नामक दवा को घोल लें 4 ml करीब 1 लीटर में, उसको भी सिरिंज के द्वारा उस छेद में भर दें और ऊपर से गीली मिट्टी से बंद कर दें छेद को। आप देखेंगे कि इसका पूर्णतः नियंत्रण हो जाता है, बशर्ते कि आप उसको समय पर नियंत्रित कर लें। तो जैसे ही 1-2 कीट का प्रकोप दिखता है वैसे ही इस पर नियंत्रण कर लें। इस प्रकार से इंडरबेला पर नियंत्रण पाया जा सकता है। चीकू का पेड़ पूरे साल तक पैदावार दे देता है, लेकिन नवंबर-दिसंबर महीने में पौधों पर मुख्य फसल के रूप में पौधे में फूल निकलते हैं, जो मई महीने से ही फल देना शुरू कर देते हैं। फूल खिलने के तकरीबन 7 महीने बाद फल पककर तैयार होने लग जाते हैं। तो चीकू की तुड़ाई के समय इन बताई जा रही बातों का ध्यान रखें। कई बार देखने में आया है किसान भाई बाजार में मूल्य अधिक मिलने पर बिना परिपक्व फल तोड़ लेते हैं, जिनसे कि उसमें स्वाद विकसित नहीं होता, मीठापन नहीं आता है। तो किसान भाई इससे बचें, क्योंकि जब स्वाद विकसित होगा तो बाजार में उसके दाम अच्छे मिलेंगे किसान भाइयों को। तो खर्च कर देखें फलों को, अगर नाखून से एक लाइन बनाएं तब उसमें से दूध निकलना बंद हो जाता है। इसका मतलब है कि फल परिपक्व हो गया है। तो दूध निकलने बंद हो जाए तब किसान भाई फलों को तोड़ें और बाजार में ले जाएं, तो उससे गुणवत्ता अच्छी होती है और उत्पाद का आपको अच्छा मूल्य मिलता है बाजार में। तो किसान भाई पोषक तत्व, सिंचाई और कीट प्रबंधन करें, और विशेष रूप से इसमें कोई बहुत अधिक बीमारियों का प्रकोप नहीं देखा गया है, तो एक तरह से एक अच्छी फसल है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जो है मुंबई के पर्यावरण पर राजधानी भोपाल में कार्यक्रम, सीएम शिवराज हुए शामिल। यूथ फॉर लाइफ कार्यक्रम में दिया पर्यावरण बचाने का संदेश। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, 2.5 लाख कर्मचारियों का सितंबर में होगा प्रशिक्षण। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों ने जारी किए जरूरी ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आज किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है और जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट खाद का बेहद बड़ा योगदान है। किसान वर्मी कंपोस्ट खाद में अपने स्तर पर आसानी से बना सकते हैं। तो आप किस प्रकार से बनाएं वर्मी कंपोस्ट खाद, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर भूपेंद्र कुमार।
यहाँ पर हम लोग विशेष प्रकार का केंचुआ का प्रयोग करते हैं, जिसमें आइसेनिया फोएटिडा है, पेरोनिक्स एस्केबेटस है और ड्रिलस एवजीनी है। तो इस तरह के कई बहुत ही कारगर केंचुआ के प्रजाति है जो फ्रेश जो सूखे हुए ये होते हैं खरपतवार होते हैं, उनको बेहतर ढंग से खा करके उसको खाद में परिवर्तित कर देता है। इसके लिए उचित वातावरण, उचित जो है सो मतलब कंडीशन जो होता है उसको प्रदान करना पड़ता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या करें कि सारे सामग्री मतलब बराबर मात्रा में गोबर और बराबर मात्रा में जैसे खरपतवार को पहले इकट्ठा कर लें और एक ऐसे जगह स्थान का चुनाव करें जहाँ पर चींटी, दीमक या अन्य कीड़े मकोड़े न आ सकें। तो उसे या तो एकदम बराबर किया हुआ गीला मिट्टी से, जैसे खलिहान वगैरह बनाते हैं घर में जो लिपते हैं, वैसा करके एक क्यारी नुमा बना देते हैं। 1 मीटर गुने 2 मीटर माने 1 मीटर चौड़ाई और 2 मीटर लंबाई एक क्यारी नुमा आकार बना देते हैं। ईंटा से घेर के भी बना सकते हैं या फिर थोड़ा मिट्टी को ही ऊंचा करके हल्का करीब आधा बित्ता ऊंचा कर देते हैं और उसको बना देते हैं। इसके लिए जमीन से थोड़ा ऊपर उठी हुई जगह का चुनाव करना चाहिए। क्यारियों को तेज धूप वर्षा से बचाने और केंचुओं के तीव्र प्रजनन के लिए अंधेरा रखने के लिए घास फूस बने से छप्पर और चारों ओर हरी नेट से ढकना लाभकारी होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, खरपतवार जो है सो एक 15 सेंटीमीटर का ऊंचाई तक डालते हैं। इसके बाद फिर गोबर जो है उसका भी 15 सेंटीमीटर जो है सो ऊंचाई तक जो है सो डालते हैं। फिर खरपतवार उसी तरह से 15 सेंटीमीटर और फिर से डालते हैं। तो ये 15-15 सेंटीमीटर के अंतर पर जो है खरपतवार और गोबर का सतह बिछाते आखिरी तक करीब 90 सेंटीमीटर तक 60 से 90 सेंटीमीटर तक जाते हैं। और बस ध्यान रखा जाता है कि सबसे ऊपरी सतह में गोबर होना चाहिए और गोबर से पूरी तरह से ढका हुआ होना चाहिए। ढकने के बाद बीच बीच में छेद बना देते हैं या एक खुरपा से लाइन कर देते हैं। और इसके बाद केंचुआ जो हमारे पास है, हमारे यहाँ पर जो वातावरण है उसके हिसाब से आइसेनिया फोएटिडा जो बहुत ही कारगर है, उसका जो सो 1.5 से 2,000 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से ऊपर में छोड़ देते हैं धीरे। और इसका ये प्रकृति होता है कि वो धीरे धीरे अंदर के ओर घुस जाता है और धीरे धीरे जो गोबर के साथ साथ खरपतवार जो हमारा डाला हुआ है उसको भी खाना शुरू कर देता है। केंचुआ खाद तैयार होना शुरू हो जाता है, जो हटा करके बीच बीच में देखते हैं। इस बीच में जब सतह बिछा देते हैं तो सबसे ऊपर में बोरा, जो जूट का बोरा ढक देते हैं और बीच बीच में पानी छिड़कते रहते हैं ताकि नमी बरकरार रहे। और नमी इस प्रकार प्रदान करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बहने न लगे इधर उधर, बस सूखने से बचाने के लिए किया जाता है। इसको बीच बीच में क्या है कि 15 दिन के अंतर में उठा करके देखते हैं और उलट पलट करते हैं धीरे धीरे। उलटने पलटने के बाद 2 या 3 पलटन के बाद देखते हैं कि केंचुआ का खाद का जो है सो तैयार माल जो है सो प्राप्त होने लगता है। जब केंचुए बेड में गहराई में चले जाते हैं तब केंचुआ खाद को बड़े आसानी से अलग कर सकते हैं। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। अब हल्का हल्का हटाते हैं, देखते हैं कि भुरभुरा पदार्थ प्राप्त हुआ है कि नहीं। उसका रंग जो है सो काला हो गया होगा। अब इसको धीरे धीरे क्या करते हैं कि चालते हैं। चाल करके जो है सो एक चलनी तार की जाली होती है जिसे हम चाल करके एक बहुत बेहतरीन चाय के पत्ती के तरह जो है सो हमको खाद प्राप्त होता है। उसको चालने के बाद अपने बोरे में या कहीं एक साफ सुथरा नमी रहित स्थान पर रख देते हैं। इस खाद का जो है सो कीमत थोड़ा सा अगर बाज़ार से लेते हैं तो 15 से 20 रुपये प्रति किलो के दर से मिलता है, जबकि आप अपने से अगर तैयार करेंगे तो मुश्किल से 5 रुपये प्रति किलो लागत खर्च होगा। एक समूह बना करके तैयार करके बेचते हैं तो उससे 15 से 20 रुपया प्रति किलो
के दर से आप आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो है सो करीब 1% से ऊपर जो है सो नाइट्रोजन मिलता है और पोटास भी उसी तरह से 1% से ऊपर मिलता है और फास्फोरस भी जो है सो सामान्य खाद्य में जो है सो 0.2% के आसपास में होता है, जबकि इसमें 0.5 से लेकर 0.8% तक जो है सो आपको जो है सो फास्फोरस मिल सकता है। तो सामान्यतः जो है सो 2 से 3 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जो लाभदायक होगा। अगर सब्जी का फसल है तो उसके पौधे के आसपास में जो सो प्रति पौधे के जड़ के पास जो है सो बाद में भी 1 सप्ताह के अंदर जो है सो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। पर्यावरण पर राजधानी भोपाल में कार्यक्रम सीएम शिवराज हुए शामिल। यूथ फॉर लाइफ कार्यक्रम में दिया पर्यावरण बचाने का संदेश। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। 2.5 लाख कर्मचारियों का सितंबर में होगा प्रशिक्षण। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों ने जारी किए जरूरी दिशा निर्देश। मध्य प्रदेश में चुनाव गाइडलाइन के दायरे में आने वाले अधिकारियों के होंगे ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला शहडोल और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खरीफ सीजन को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि बीज उर्वरक आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। सहकारी समितियों में प्रमाणित बीज और रासायनिक उर्वरक उपलब्ध हैं। किसान इन आदानों का उपयोग अपनी कृषि जरूरतों के लिए कर सकते हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खेत में पानी बचाने के लिए तालाब बनवाएं और जल संरक्षण के लिए बांधों की मरम्मत करें। धान की उन्नत तथा शीघ्र पकने वाली प्रजातियों जैसे JR81, JR206, MTU 1010, पूर्णिमा, JRH5, JRH8, JRH19, पूसा बासमती का चयन करें और मध्यम अवधि में तैयार होने वाली किस्मों में पूसा बासमती 1, IR64, IR35, पूसा सुगंधा आदि के बीज की अग्रिम व्यवस्था कर लें। जितने एरिया में धान का रोपण करना हो उसके 20वां भाग पर नर्सरी लगाएं। सघन धान प्रणाली यानी SRI विधि में 1 हेक्टेयर के लिए 100 वर्ग मीटर नर्सरी की आवश्यकता होती है। बीज की मात्रा 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और बीज उपचार के लिए कार्बेंडाजिम 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से प्रयोग करना चाहिए। अच्छी तरह से चुड़ैल मिट्टी का उपयोग पौधशाला में करनी चाहिए और पौधशाला की लंबाई चौड़ाई कम से कम 1 मीटर होनी चाहिए। पौधशाला तैयार करने के दौरान अच्छी तरह से विघटित गोबर की खाद उचित मात्रा नर्सरी की मिट्टी में मिश्रित करें एवं रोपाई 25 × 25 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए। पौधशाला के रोपण तारीख पानी की उपलब्धता और मानसून की शुरुआत के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। सिंचित दशा में अरहर की बुआई जून के प्रथम सप्ताह में, अन्यथा सिंचाई के अभाव में वर्षा शुरू होने पर ही करें। अरहर की अधिक पैदावार देने वाली किस्में जैसे राजीव लोचन, ICPH 87, आशा, TJT 501, राजेश्वरी का उपयोग करें। सोयाबीन की उन्नत किस्मों में RVS 1-4, RVS 24, RVS 18, RVS 2001-4, JS 97-52, JS 20-98,
JS 93-5, JS 20-69, JS 335, NRC 7, NRC 37, NRC 86 आदि की अग्रिम व्यवस्था कर लेवें। किसानों को खरीफ मक्का की फसल के लिए खेत तैयार करने की सलाह दी जाती है। प्रमाणित स्रोतों से अच्छी गुणवत्ता के बीज अग्रिम व्यवस्था कर लें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 18 से 25 सेंटीमीटर रखें। अधिक उपज देने वाली किस्में जैसे JM 216 और संकर मक्का जैसे जवाहर मक्का हाइब्रिड 1, SQPM 1, SQPM 3, JK MH 4545, सुरभि TSC 745 आदि का उपयोग करें। बीज उपचार के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम और इमिडाक्लोप्रिड 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से करना चाहिए। और किसान भाई अपनी सुविधा के अनुसार अंकुरण परीक्षण भी कर सकते हैं, जिससे खेतों में स्वस्थ पौधों की अधिकतम संख्या प्राप्त की जा सके। मौसम की स्थिति को देखते हुए खुरपका मुहपका रोग फैलने की आशंका है। पशुओं में रोग के बचाव के लिए टीकाकरण करवाएं। टीकाकरण करवाने का यह सही समय है। सूखा चारा दिन में 2 बार दें। समय समय पर पशुओं को पीने के लिए पानी उपलब्ध कराएं। पशु चिकित्सक से संपर्क कर अपने मवेशियों को गला घोंटू एवं लंगड़ी रोग का टीकाकरण करवाएं। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है बेगमगंज जिला रायसेन के किसान संतोष ठाकुर ने। आप भैंस की मुर्रा नस्ल के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो संतोष जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। भारत में भैंस पालन एक फायदेमंद व्यवसाय है। ये व्यवसाय न केवल भारत में दूध आपूर्ति करता है, बल्कि इसमें रोजगार की काफी संभावना है। भैंस का दूध कुल दूध का 57% योगदान देता है। भारत में आमतौर पर मुर्रा, जाफराबादी, सूरती आदि भैंस की नस्ल पाई जाती है। इन सब भैंसों में मुर्रा भैंस सबसे मशहूर है। डेयरी व्यवसाय में आजकल अधिकतर मुर्रा भैंसों को पाला जा रहा है और इसका पशुधन में सबसे ऊंचा स्थान है, जिसके कारण इसे काला सोना कहा जाता है। यह भैंस मूल रूप से पंजाब और हरियाणा के राज्यों से है, किंतु अब यह अन्य राज्यों में सफलता से पाली जा रही है। ये भैंस गर्म और ठंडे इलाकों में आसानी से पाली जा रही है। मुर्रा पशु भारी भरकम डील डॉल वाले होते हैं तथा इनकी गर्दन और सिर अन्य भैंसों की तुलना में छोटे होते हैं। सींग कसकर मुड़े होते हैं। इनका रंग काला और पूंछ लंबी होती है। इनका पिछला हिस्सा चौड़ा तथा अगला हिस्सा संकरा होता है। इनके मादा पशु का वजन लगभग 550 किलोग्राम के आसपास होता है और मादा पशु की ऊंचाई 133 सेंटीमीटर के आसपास होती है। वहीं नौजवान नर पशु का वजन 650 किलोग्राम के आसपास होता है तथा उसकी ऊंचाई 138 सेंटीमीटर के आसपास होती है। मुर्रा भैंस की देखरेख करना आसान होता है। इस नस्ल का स्वास्थ्य अन्य नस्लों की तुलना में बेहतर रहता है, क्योंकि इन भैंसों की रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी होती है। मुर्रा भैंस सबसे अधिक उत्पादन वाली भैंस की नस्ल है। मुर्रा भैंस देशी और अन्य नस्ल की भैंसों की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक दूध देती है। यह प्रतिदिन 15 से 20 लीटर दूध आसानी से दे देती है। इस भैंस की दूध देने की अवधि आमतौर पर 280 से 310 दिन है, जो अन्य भैंसों की तुलना में अधिक है। मुर्रा भैंस अपने एक दूध काल में लगभग 1800 से 4000 लीटर तक दूध देती है और इसके दूध में वसा की मात्रा 7 से 8% होती है। इस वजह से अन्य दुधारू पशुओं के दूध के मुकाबले मुर्रा नस्ल की भैंसों का दूध अधिक दर पर बिकता है। अपनी अनेक खूबियों और किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होने के कारण यह भैंस आजकल डेयरी किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। तो यदि किसान भाइयों आप इस नस्ल की भैंस का पालन करना चाहते हैं, तो यह भैंस अमूमन 35,000 से 1 लाख रुपए के बीच मिल जाती है।
इसकी कीमत और भी कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि दूध उत्पादन की क्षमता, उम्र और उसका स्वास्थ्य आदि। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही कोई खरीदार इसकी सही कीमत का अनुमान लगा लेता है। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892